हेलो स्टूडेंट्स। मैं डॉक्टर मोनिका। आज हम लोग डिस्कस करेंगे प्रोडक्शन फंक्शन। प्रोडक्शन फंक्शन को समझने के लिए जरूरी है पहले हम ये समझें कि प्रोडक्शन क्या होता है। प्रोडक्शन होता है कन्वर्जन ऑफ इनपुट इनटू द डिजायर आउटपुट। मींस प्रोडक्शन का अगर हम मतलब देखें तो उसका होता है जो हमारे डिफरेंट फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं जिनसे हम प्रोसेस करके आउटपुट में कन्वर्ट करते हैं। तो प्रोडक्शन का मतलब हो गया कन्वर्जन ऑफ इनपुट इनटू आउटपुट। तो ये कहलाता है हमारा प्रोडक्शन। अब प्रोडक्शन फंक्शन क्या है? प्रोडक्शन फंक्शन है एक मैथमेटिकल इक्वेशन है। किसके बीच में? ये रिलेशनशिप बताती है मैथमेटिकल इक्वेशन हमारे इनपुट और हमारे आउटपुट के बीच में, कि हम किस तरह का आउटपुट चाह रहे हैं, उसी के अकॉर्डिंग हम अपने इट इसके इनपुट्स को कम या ज्यादा करते हैं। अगर इक्वेशन की बात करें तो ये इक्वेशन जैसे मैंने यहाँ पर लिखी है, ये है Q इक्वल टू एफ एल सी एन। यहाँ पर Q रिप्रेजेंट कर रहा है क्वांटिटी ऑफ आउटपुट, L डिनोट्स द लेबर, C कैपिटल, N लेंथ, और ये जो F दिख रहा है वो बता रहा है फंक्शनल रिलेशनशिप किसके बीच में, ये जो इनपुट्स दे रखे हैं इनके बीच में और ये आउटपुट के बीच में। अब अगर ये जो मैं इस इक्वेशन को दोबारा लिखूं, L C N, ये हमारे डिफरेंट इनपुट्स हैं। तो बच्चों ये क्यू है यानी जो आउटपुट है वो हमारा है डिपेंडेंट वेरिएबल। डिपेंडेंट वेरिएबल, और ये किसके ऊपर डिपेंडेंट है? ये हमारे इनपुट्स के ऊपर डिपेंडेंट डिपेंडेंट है। तो ये हो गया हमारा इनपुट, हमारे क्या हो गए? इनडिपेंडेंट वेरिएबल। मतलब मुझे जैसा आउटपुट चाहिए उसके अकॉर्डिंग मैं इनके रेशियो को चेंज करूंगी और फिर डिजायर आउटपुट को गेन करूंगी। तो ये हमारा प्रोडक्शन फंक्शन था। अब हम बात करते हैं आगे टाइप्स ऑफ द प्रोडक्शन फंक्शन। प्रोडक्शन फंक्शन को ना दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। अगर अब मैं कहूँ इस तरह से, एक तो शॉर्ट रन में और दूसरा है हमारा लॉन्ग रन। शॉर्ट रन में प्रोडक्शन फंक्शन को एक्सप्लेन करता है लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, और लॉन्ग रन में हमारे प्रोडक्शन फंक्शन को एक्सप्लेन करता है रिटर्न टू स्केल। तो पहले हम डिस्कस करेंगे शॉर्ट रन में प्रोडक्शन फंक्शन, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे लॉन्ग रन में दैट इज रिटर्न टू स्केल। तो अभी हम डिस्कस करते हैं शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन दैट इज द लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। This law explains the relationship between the unit of a variable factor and the amount of the output in the short run. हम जानते हैं शॉर्ट रन में ये पॉसिबल नहीं है कि मैं अपने सारे फैक्टर्स को, लैंड, लेबर, कैपिटल, इन सबको एक तरह से चेंज कर पाऊँ, क्योंकि टाइम बहुत कम होता है। पॉसिबल नहीं है मैं एकदम से नई लैंड को परचेज कर लूँ, बहुत सारा कैपिटल अरेंज कर लूँ। तो हम ये मान के चलते हैं शॉर्ट रन में कि हमारा एक फैक्टर तो फिक्स्ड है और जो दूसरा फैक्टर है, मतलब जो रिमेनिंग फैक्टर्स हैं, रिमेनिंग फैक्टर हमारे कांस्टेंट हैं, और जो एक फैक्टर है हमारा वेरिएबल है। ये हम ऐसा सपोज करते हुए चलते हैं। तो लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन में क्या होता है? वी अज्यूम दैट वन फैक्टर इज वेरिएबल, यानी वो चेंज हो सकता है, एंड रिमेनिंग फैक्टर्स आर वेरिएबल, सॉरी नॉट वेरिएबल, रिमेनिंग फैक्टर्स आर फिक्स्ड, या हम कह सकते हैं कांस्टेंट। ठीक है, फिक्स रहते हैं, कांस्टेंट रहते हैं, क्योंकि हम चेंज नहीं कर पाते। तो ये लॉ हमको क्या बताता है? दिस लॉ स्टेट्स दैट कीपिंग अदर फैक्टर कांस्टेंट व्हेन यू इंक्रीज द वेरिएबल फैक्टर, then the total product initially increase at the increasing rate, then increase at the diminishing rate and eventually start to decline. अब ये कैसे वर्क करता है, इसको समझने के लिए हम एक टेबल की फॉर्म में हम इसको डिस्कस करते हैं। लेकिन उससे पहले हम ना कुछ पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं प्रोडक्शन फंक्शन के। जो इनके जो प्रोडक्ट हैं हम तीन टाइप्स में डिवाइड करते हैं। पहला है टोटल प्रोडक्ट। टोटल क्या आता है? ओवरऑल प्रोडक्शन जो हो रहा है, जो सारी क्वांटिटी हमारी प्रोड्यूस हो रही है,
तो वो टोटल प्रोडक्ट हो गया। एवरेज प्रोडक्ट के लिए क्या करते हैं, जो हमारा टोटल प्रोडक्शन है उसको हम डिवाइड कर देते हैं क्यू को, डिवाइडेड बाय द, किससे डिवाइड करते हैं, यहाँ पर जो मैंने एल आपको दिख रहा है, ये आपको दिख रहा होगा एल, तो हम इसको डिवाइड कर देते हैं बच्चों लेबर से, जो फैक्टर हमने वेरिएबल माना है। तो क्यू हमारा हो गया आउटपुट डिवाइडेड बाय लेबर, यानी जो फैक्टर हमने कांस्टेंट माना है। अगला है मार्जिनल, ये होता है एडिशनल, यानी टोटल प्रोडक्ट माइनस टोटल प्रोडक्ट पुराना वाला। सपोज मैंने इस साल 10 यूनिट बनाई और पिछली साल लास्ट ईयर मैंने 9 यूनिट बनाई थी, तो मैं 10 - 9 कर दूंगी, यानी एडिशनल प्रोडक्शन मैंने कितना किया, ये हमें पता चलता है मार्जिनल प्रोडक्ट के थ्रू। अब हम डिस्कस करते हैं एक टेबल की हेल्प से। जैसे इस टेबल में देख पा रहे हैं कि जैसा कि लॉ में बताया गया था कि हम एक फैक्टर को फिक्स रखते हैं, तो हमने लैंड को रखा है फिक्स्ड, एक ही एक क्वांटिटी है, ठीक है। दूसरा वेरिएबल फैक्टर है, लैंड की जगह हम कर लेते हैं यहाँ पर लेबर, गलत टाइप हो गया लैंड, लेबर, यानी दूसरा फैक्टर मैंने रखा है वेरिएबल। इसको हमने पहले कोई लेबर नहीं थी, फिर एक लेबर, दो लेबर, इस तरह से इंक्रीज किया है। फिर हम इफेक्ट देखेंगे इन इन दोनों रेशियो का, किस पे, अपने टोटल प्रोडक्ट पे और मार्जिनल प्रोडक्ट पे। टोटल प्रोडक्ट पे हम देखते हैं कि इन दोनों के रेशियो से हमारा ये प्रोडक्शन है, पहले 0 है, फिर 2 है, 6 है, 12 है। अब जब मार्जिनल है, मार्जिनल कैसे निकाला होगा, जैसे इस वाली स्टेज के लिए निकाला होगा 2 - 0, तो 2 आ गया। इस वाले के लिए निकाला होगा 6, यानी इस समय 6 में प्रोडक्शन कर रही हूँ, माइनस लास्ट ईयर कितना था 2, 6 - 2 तो आ गया 4। इसके लिए मैंने क्या किया होगा 12, और पिछली साल मैंने कितना किया था 6, तो 12 - 6 ये आ गया। ऐसे ही एडिशनल निकालने के लिए 16 माइनस लास्ट वाला बच्चों घटाते जाएंगे, तो इस तरह से सारा मार्जिनल निकल आएगा। अब हम इस देख रहे हैं इस स्टेज में कि पहली जो स्टेज है इस वाले पॉइंट तक, ये हमारी फर्स्ट स्टेज है यहाँ पर, और यहाँ से हम देख रहे हैं सेकंड स्टेज, और यहाँ से हम थर्ड स्टेज है। अब ये स्टेज क्या डिनोट कर रही हैं, हमने इनको क्यों डिवाइड किया है, इसको समझने के लिए हम इसके ग्राफ को देखते हैं। ग्राफ में हम देखते हैं कि ये जो पहली स्टेज है, हम जहां पर हम न्यूमेरिकल टर्म में बात कर रहे थे, ये है पहली स्टेज, फर्स्ट। यहाँ पर हम देख रहे हैं जो हमारा टोटल प्रोडक्ट है और मार्जिनल प्रोडक्ट है, दोनों ही इंक्रीज हो रहे हैं। और किस रेट से इंक्रीज हो रहे हैं, तो अगर मैं बात करूं फर्स्ट स्टेज की, तो टीपी इंक्रीजेस विथ इंक्रीजिंग रेट, ठीक है। टीपी एंड मार्जिनल प्रोडक्ट, टोटल प्रोडक्ट एंड मार्जिनल प्रोडक्ट इंक्रीज। जब मैं सेकेंड स्टेज की बात कर रही हूँ, यहाँ पर टोटल प्रोडक्ट की जो रेट है इंक्रीज होने की, वो थोड़ी सी कम हो गई, यानी सेकेंड स्टेज में टीपी इंक्रीजेस विथ डिमिनिशिंग रेट, ठीक है। एंड अब हम इसमें देखेंगे मार्जिनल प्रोडक्ट के क्या हालात हैं। मार्जिनल प्रोडक्ट डिक्लाइन होना शुरू कर देता है, तो मार्जिनल प्रोडक्ट डिक्लाइंस, ठीक है, बट पॉजिटिव है, अभी निगेटिव नहीं हुआ है सेकेंड स्टेज पे। थर्ड स्टेज पे हम देखेंगे जो हमारा टोटल प्रोडक्ट है, वो हमारा क्या है, डिक्लाइन होना शुरू कर जाता है, तो टोटल प्रोडक्ट डिक्रीजेस एंड मार्जिनल प्रोडक्ट बिकम निगेटिव। इसमें देखेंगे जो मार्जिनल प्रोडक्ट है वो कैसा हो गया, निगेटिव। तो ये तीनों स्टेज हमें बताते हैं कि अगर हम बाकी फैक्टर्स को फिक्स रख रहे हैं और एक फैक्टर्स को वेरिएबल रख रहे हैं, तो और हम अपना प्रोडक्शन बढ़ाते रहते हैं, एक फैक्टर को बढ़ाते रहते हैं, तो पहले तो हमारा प्रोडक्शन ये टोटल वाला इंक्रीज हो रहा है, लेकिन एक टाइम के बनाने के बाद भी हमारा जो टोटल प्रोडक्ट है वो डिक्रीज होने लगता है और मार्जिनल प्रोडक्ट निगेटिव हो जाता है। तो अगर मैं बात करूं प्रोडक्शन की, तो हमें सेकेंड स्टेज के बाद प्रोडक्शन नहीं करना चाहिए, अदरवाइज हमको शट डाउन जो पॉइंट है उसको फेस करना पड़ेगा। इसलिए इस तरह से ये हमें बताता है कि किस जगह हम देख सकते हैं कि अपने प्रोडक्शन के रेशियो को हमें मॉडिफाई करना है या चेंज करना है। बात करते हैं अगला, अगर हम लॉन्ग टर्म में बात करते हैं,
अपने प्रोडक्शन फंक्शन को, तो उसे कहते हैं रिटर्न टू स्केल। हम ये मान के चलते हैं लॉन्ग टर्म में ये पॉसिबल है, क्योंकि टाइम बहुत ज्यादा है, तो हमारे सारे फैक्टर्स वेरिएबल होते हैं। तो द टर्म रिटर्न टू स्केल रिफर्स टू द चेंजेस इन द आउटपुट एज ऑल फैक्टर चेंज बाय द सेम प्रपोर्शन। ये तीन स्टेज होती है, इंक्रीजिंग, कांस्टेंट एंड डिमिनिशिंग। इसको एक टेबल से समझते हैं। अब जो इसमें आपको तीन स्टेज दिख रही है, इंक्रीजिंग, कांस्टेंट एंड डिक्रीजिंग, इन स्टेज को समझ लेते हैं, फिर इसको ग्राफ की हेल्प से समझेंगे। ये स्टेज हमें बता रहे हैं कि अगर पहला जो इंक्रीजिंग स्टेज है ना, ये आपको दिख रहा है फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज एंड थर्ड स्टेज। तो फर्स्ट स्टेज इंक्रीजिंग तब माना जाएगा अगर आपका जो परसेंटेज चेंज इन फैक्टर्स, मतलब आपके ये फैक्टर्स हैं, ये दोनों वेरिएबल हम मान के चल रहे हैं, ये भी वेरिएबल है, ये भी वेरिएबल है। तो परसेंटेज इन फैक्टर्स जो हमारा है, हमने देखा यहाँ पर 100% मैंने फैक्टर्स में चेंज किया, तो मेरा प्रोडक्शन कितना चेंज हो रहा है, 200%, एकदम डबल। यहाँ पर मैंने 50% लगाया, तो मेरा कितना चेंज हो रहा है, 100%, एकदम डबल। यानी जब मेरे फैक्टर्स को, जो मैं इनपुट को जो लगा रही हूँ, वो जिस रेशियो में लगा रही हूँ, उस रेशियो से एकदम डबल अगर मेरा प्रोडक्शन हो रहा है, तो वो स्टेज कहलाएगी डिक्रीजिंग। ये अब अगली स्टेज है, मैंने 33% लगाया है, ब्लू कलर ले लेते हैं, ज्यादा विजिबल होगा। मैंने ये 33% लगाया, और मेरा प्रोडक्शन में कितना चेंज हुआ, 33%। फिर मैंने 25% लगाया, फिर मेरा 25%। मतलब जितना मैं अपने इनपुट्स में लगा रही हूँ, उतना ही जो चेंज है वो मेरे प्रोडक्शन में हो रहा है, तो वो मेरी स्टेज है कांस्टेंट। थर्ड है, मैंने 20% मैंने लगाया, अपने फैक्टर्स को चेंज किया, इनपुट्स को 20% इंक्रीज किया, तो मेरे जो प्रोडक्शन में कितना इंक्रीज हो रहा है, ओनली 10%। अगला मैंने प्रोडक्शन में 16.6% चेंज किया, अब मेरे प्रोडक्शन में कितना चेंज हो रहा है, ओनली 8.3%। तो ये हो गई डिक्रीजिंग रेट। जब जितना मैं इनपुट लगा रही हूँ, उससे आधा ही मेरा प्रोडक्शन बढ़ रहा है, तो वो हो गई डिक्रीजिंग स्टेट। अगर जितना मैं प्रोडक्ट इनपुट्स में लगा रही हूँ उतना ही बढ़ रहा है, तो वो हो गई कांस्टेंट स्टेज। जितना मैं इनपुट्स में लगा रही हूँ उससे जस्ट डबल बढ़ रहा है, तो वो हो गई इंक्रीजिंग स्टेज। अब इसको हम एक ग्राफ की हेल्प से समझ लेते हैं। हम देख रहे हैं कि पहली जो है इंक्रीजिंग, मतलब जब हम लगाते हैं तो वो इंक्रीजिंग रेट से बढ़ता है, जस्ट डबल, फिर कांस्टेंट हो जाता है, जितना मैं इनपुट लगा रही हूँ उतना ही मेरा आउटपुट आ रहा है। फिर डिमिनिशिंग, मतलब जितना मैं लगा रही हूँ उससे आधा आ रहा है, तो वो हो गई डिमिनिशिंग स्टेज। ठीक है बच्चों, आई होप आपको समझ आया होगा तीनों स्टेज। तो इस तरह से जुड़े रहिए और सीखते रहिए। ठीक है, कोई क्वेश्चन हो आप पूछ सकते हैं, हम सेशन को एंड करते हैं। ओके, थैंक यू।